वेलकम टू पटेल क्लासेस। तो हम देख रहे थे CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी। तो उसमें पढ़ रहे थे कि RTE एक्ट 2009। तो RTE एक्ट 2009, तो इसमें हमने देखे थे कि कितने चैप्टर होते हैं और कितने सेक्शन होते हैं। तो 7 चैप्टर रहते हैं और 38 क्या होते हैं, सेक्शन होते हैं। सेक्शन कितने होते हैं, 38 होते हैं। चैप्टर कितने होते हैं, तो इसमें अभी तक मैंने देख रहे 2 चैप्टर कंप्लीट किए थे। आज स्टार्ट करते हैं तीसरा चैप्टर, और उस तीसरे चैप्टर का नाम है ड्यूटीज ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड पेरेंट्स। तो कौन सा है तीसरा चैप्टर? क्या तीसरा चैप्टर है, और उस तीसरा चैप्टर का नाम है ड्यूटीज ऑफ appropriate government, duties of appropriate government, local authority and parents। कि जो गवर्नमेंट है, जो समुचित सरकार, एप्रोप्रिएट मीन्स हो जाएगा गवर्नमेंट हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा समुचित सरकार, और लोकल अथॉरिटी जो वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में जो स्थानीय क्षेत्राधिकार होगा, अथॉरिटी होगी, और जो पेरेंट्स होंगे उनका क्या जो ड्यूटी होगी, ये हमारा बताया गया सेक्शन चैप्टर 3 में। और इसका सेक्शन जो चलता है, इसमें सेक्शन जो है सेक्शन 6 से लेकर के 11 तक है। तो ये 6 धाराएं हैं, और तीसरा अध्याय है RTE एक्ट का। तो RTE एक्ट का जो तीसरा अध्याय है, उस अध्याय का नाम है ड्यूटीज ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड पेरेंट्स। कि समुचित सरकार और स्थानीय अथॉरिटी और पेरेंट्स का क्या कर्तव्य है, और जो उसका सेक्शन है, उसकी धाराएं हैं, वो 6 से लेकर के 11 तक है। अब विस्तार से अध्ययन करते हैं कि जो 6 से 11 तक की जो सभी धाराएं हैं, ये कौन कौन सी हैं, उसमें क्या क्या बताया गया है। तो जो नंबर 6 धारा है, 6 धारा में बताया गया है नए विद्यालयों की स्थापना। नए विद्यालयों की स्थापना, नए विद्यालयों की स्थापना। तो हम पढ़ के आ रहे हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो इसमें क्या होता है, जो बात की गई है 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा के लिए बात की गई, और जो शिक्षा की बात की गई है उसमें कौन सी शिक्षा की बात की, प्राथमिक शिक्षा की बात की गई। तो प्राथमिक शिक्षा में कौन सी क्लास से, क्लास 1 से लेकर कक्षा 8 तक होगी। तो जो नए विद्यालय की स्थापना की जाएगी, तो नए विद्यालय की स्थापना की जाएगी, एक प्राथमिक विद्यालय होगा, एक प्राथमिक विद्यालय होगा, और दूसरा होगा उच्च प्राथमिक। प्राथमिक विद्यालय होगा, दूसरा होगा उच्च प्राथमिक विद्यालय। तो इन दोनों में कंडीशन होगी कि दोनों विद्यालय जो हैं कहाँ पर खोले जाएंगे। तो उच्च प्राथमिक विद्यालय और ये प्राथमिक विद्यालय। तो नए विद्यालयों की स्थापना गवर्नमेंट करेगी, सरकार करेगी। जो प्राथमिक विद्यालय होगा वो हर 1 किलोमीटर के दायरे में खोला जाएगा, 1 किलोमीटर के दायरे में खोला जाएगा। हर 1 किलोमीटर के एरिया में एक प्राथमिक विद्यालय होगा, और उच्च प्राथमिक विद्यालय 3 किलोमीटर के दायरे में होगा। तो 3 किलोमीटर के दायरे में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा, जो 6 से 8 तक हो सकता है, या तो 1 से 8 तक होगा, और या तो प्राथमिक विद्यालय होगा 1 से 5 तक होगा। ठीक है। तो जो प्राथमिक विद्यालय होगा हर 1 किलोमीटर के दायरे में होगा, और उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा ये 3 किलोमीटर के दायरे में होगा। ये सब राज्य सरकार के कर्तव्य हैं। यदि ऐसा नहीं है, 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय नहीं है, तो वहां पर आने जाने के लिए साधन की व्यवस्था की जाएगी, बच्चों के आवागमन के लिए साधन की व्यवस्था की जाएगी। ऐसा राज्य सरकार करेगी। और लगभग आज के समय में हर गांव में प्राथमिक विद्यालय है,
और उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है, तो लेकिन प्राथमिक विद्यालय हर गांव के आसपास है, और हर गांव लगभग 1 किलोमीटर के दायरे के आसपास आते हैं लगभग सभी गांव, और जहाँ पे स्थानीय लोग निवास करते हैं उसी गांव के अंदर है, तो 1 किलोमीटर से कम के एरिया में आ जाते हैं। लेकिन हर गांव में या हर क्षेत्र में, रूरल एरिया में उच्च प्राथमिक विद्यालय सब जगह नहीं है, तो जहाँ वहाँ पर नहीं है, लेकिन 3 किलोमीटर दायरे में उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थित हैं। और यदि नहीं हो पा रहा है ऐसा, सरकार ऐसी व्यवस्था नहीं कर पा रही कि 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालय कर पाए या 3 किलोमीटर के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालय कर पाए, तो वहां पर आवागमन के लिए सरकार क्या करेगी, साधन उपलब्ध कराएगी कि जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, वो विद्यालय तक पहुंचने के लिए फ्री निःशुल्क आवागमन कर सकें। ये हमारे सेक्शन 6 धारा 6 में बताया गया। अब इसके आगे देखते हैं धारा 7। तो धारा 6 में देखा कि सरकार नए विद्यालयों की स्थापना करेगी, और नए विद्यालयों की स्थापना प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की करेगी। जो प्राथमिक विद्यालय होंगे वो 1 से 5 तक होंगे, वो 1 किलोमीटर दायरे में होंगे, और जो उच्च प्राथमिक होंगे वो 6 से 8 हो सकता है, या 1 से 8 तक हो सकता है, वो 3 किलोमीटर के दायरे में होगा। सेक्शन जो 7 है, सेक्शन 7 में बताया गया है वित्तीय प्रबंधन। वित्तीय प्रबंधन की जो विद्यालय खोले जाएंगे, उन विद्यालय को खोलने में पैसा लगेगा, और वहां पे जो कर्मचारी स्टाफ रहेगा उसको पारिश्रमिक दिया जाएगा। तो उसको वित्तीय प्रबंधन करने के लिए सरकार ने जो हमारा आरटी एक्ट 2009 है, इसकी जो सेक्शन 7 है, धारा 7 है, अध्याय 3 है, इसमें बताया गया है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इस चीज का पैसे का व्यवस्था करेंगी। तो राज्य सरकार कितना पैसा लगाएगी और केंद्र सरकार कितना पैसा लगाएगी। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का दोनों का अलग अलग डिवाइडेशन है। केंद्र सरकार देगी 65% और राज्य सरकार देगी 35%। वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी, तो वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत राज्य सरकार देगी 35% और केंद्र सरकार देगी 65%। और कुछ राज्य ऐसे हैं, पूर्वोत्तर राज्य ऐसे हैं, तो वहां पर केंद्र सरकार देती है 90% और राज्य सरकार करती है 10%। जो पूर्वोत्तर राज्य हैं जिनको विशेष दर्जा प्राप्त है, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं और जिनको विशेष दर्जा प्राप्त है, वहां पे राज्य सरकार 10% अपना पैसा लगाएगी, केंद्र सरकार 90% पैसा लगाएगी। लेकिन जो ऐसे राज्य हैं जिनको विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है, उसमें 35% राज्य सरकार करेगी, केंद्र सरकार 65% करेगी। तो 370 धारा का हट चुकी है। तो इसके पहले क्या होता, आरटी एक्ट 2009 जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं था। अब क्या हो गया, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख क्या हो, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। वहां पर भी क्या है, 370 धारा लागू हो चुकी है और सरकार ने क्या किया, ये सब वित्तीय प्रबंधन हिसाब से प्रोवाइड किया गया। अब देखते हैं आगे धारा कौन सी है। धारा मैंने 7 देखी, अब धारा 8 में देखते हैं क्या है। तो धारा 7 में मैंने देखा कि वित्तीय प्रबंधन करेगा, वित्तीय प्रबंधन दोनों मिलकर करेंगे, और दोनों में कौन कौन सा आता है, राज्य सरकार आती है और केंद्र सरकार आती है। राज्य सरकार कितना लगाएगी, राज्य सरकार लगाएगी 35% और केंद्र सरकार लगाएगी 65%। इसके बाद आ जाएगा धारा 8 है, धारा 8 में आ जाएगा समुचित सरकार के कर्तव्य क्या होंगे, एप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट होगी उसके ड्यूटीज क्या होगी, समुचित सरकार के कर्तव्य क्या होंगे, ये बताया गया धारा 8 में, समुचित सरकार के कर्तव्य। तो समुचित जो सरकार के कर्तव्य हैं धारा 8 में बताया गया है कि सरकार जो हमारी 2 टाइप की हैं, एक होगी केंद्र की सरकार, दूसरी होगी राज्य की सरकार। जो केंद्र की सरकार होगी, राज्य की सरकार होगी, इन दोनों में ऐसा ना हो जाए कि दोनों में टकराव हो जाए। तो उसी हिसाब से कानून बनाए जाएंगे समय समय के अनुसार से, कि चेंजमेंट होता रहता है और होता रहेगा कि कोई क्या कर्तव्य होगा, उसी हिसाब से जो केंद्र सरकार होगी उसके अलग विद्यालय होंगे, उसकी व्यवस्थाएं अलग होगी, और राज्य सरकार होंगे उसकी अलग व्यवस्थाएं हैं और वो अलग होती है। केंद्र सरकार के अलग बोर्ड हैं
और राज्य सरकार का अपना अलग बोर्ड है। तो राज्य सरकार केंद्र सरकार को फॉलो करेगी, और ऐसा नहीं करेगी कि केंद्र सरकार कि राज्य सरकार केंद्र सरकार को माने ना। कोई भी कानून ऐसा पास होगा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में टकराव नहीं होगा, या टकराव की स्थिति आती है तो कानून केंद्र सरकार का ही माना जाएगा। तो ऐसा क्या होगा, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्तव्य क्या होंगे कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आगे अग्रसर रहेंगे, दोनों शिक्षा को आगे बढ़ाते रहेंगे, ऐसा बताया गया है धारा 8 में। और इसके आगे देखते हैं धारा 9। तो ये धारा कहाँ तक, 6 से 11 तक की। और धारा 8 में मैंने देखा कि जो समुचित सरकार है, तो समुचित सरकार हमारे यहाँ की राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दो प्रकार की सरकारें चलती है। तो समुचित सरकार में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों क्या शैक्षिक संस्थानों का संचालन करेगी। इसके बाद आता है लोकल अथॉरिटी थे। लोकल अथॉरिटी के जो क्या कर्तव्य हो गए, स्थानीय बोलेंगे स्थानीय प्राधिकारी। तो लोकल अथॉरिटी के कर्तव्य क्या होंगे, ड्यूटीज ऑफ लोकल अथॉरिटी। तो ड्यूटीज ऑफ लोकल अथॉरिटी क्या होगी, वो होगा ये प्राथमिक विद्यालय होगा, और प्राथमिक विद्यालय का संचालन किस प्रकार से किया जाएगा। तो यहाँ पे राज्य सरकार होगी। राज्य सरकार क्या करेगी, इसको मंडलों में डिवाइड करेगी। एक मंडल में 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट होंगे, और मंडल के बाद डिस्ट्रिक्ट आएगा, जिला आएगा, जिला के बाद में ब्लॉक आएगा, और जिला के बाद में तहसील होगा, तहसील के बाद में ब्लॉक आ जाएगा, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये विद्यालय हो जाएगा, प्राइमरी स्कूल। तो हर एक राज्य सरकार में यहाँ पे एक अधिकारी होगा, यहाँ पे मंडल पे एक अधिकारी होगा, उसके बाद DIUS होगा, या यहाँ पे होगा तहसील पर एक अधिकारी होगा, उसके ब्लॉक पे एक अधिकारी होगा, बेसिक शिक्षा अधिकारी होगा, और यहाँ पे क्या होगा, एक प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर होगा। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर एक सीढ़ी टाइप में चलता रहेगा। जो स्थानीय प्राधिकारी होंगे, यहाँ से जिला से तहसील, और उनके क्या क्या कर्तव्य होंगे, और क्या किस प्रकार से फॉलो करना पड़ेगा, जिला के तहसील से, और इन चीज़ों का बायोडाटा राज्य सरकार लेती रहेगी। और उनके क्या कर्तव्य हैं, बच्चों को क्या क्या एजुकेशन दी जा रही है, और क्या किस प्रकार का सिलेबस है, क्या व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। जो मैंने देखा धारा 9 के अंतर्गत कि स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य क्या क्या है। इसके बाद में हम देखेंगे धारा 10। तो धारा 10 में दिखाया गया कि माता पिता के क्या कर्तव्य होंगे। धारा 10 में बताया गया है माता पिता के कर्तव्य। तो माता पिता का कर्तव्य ये होगा कि बच्चा 6 से 14 वर्ष का बच्चा होगा, इसको विद्यालय भेजें, और क्योंकि वहां पे सभी प्रकार की शिक्षाएं जो है, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं। तो माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष के बालकों को 6 से 14 वर्ष के बालक को क्या विद्यालय भेजे, और आगे की जो जितनी भी व्यवस्थाएं होंगी वो क्या होगा, सरकार करेगी। तो माता पिता का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को विद्यालय भेजे। इसके बाद में आता है धारा 11। धारा 11 क्या हो गया, हमने अभी 6 से 14 वर्ष के बालकों, और धारा 11 में बताया गया है कि जो 6 वर्ष से कम बच्चे होंगे उनके लिए भी शिक्षा जरूरी होगी, क्योंकि बच्चा जन्म से 6 वर्ष तक क्या करेगा, तो उसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था की है कि बच्चा जो है 3 वर्ष से जन्म से 6 वर्ष तक स्टार्टिंग स्कूल जाने नहीं लगेगा। तो बच्चा जब 3 साल का होगा, 3 से 6 वर्ष तक का, क्योंकि प्राइमरी जो विद्यालय क्लास कक्षा 1 से 8 तक है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक है। और सरकार ने ये भी बताया है कि कक्षा 1 में एडमिशन तभी होगा जब बच्चा 6 साल का होगा, और इसके पहले क्या होगा, बच्चा 3 साल के अंतर्गत चीजों को जानने लगता है, पहचानने लगता है, उसे विद्यालय के लिए जाना जरूरी समझा जाता है।
तो उस 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच में बालक क्या करेगा, तो उसे 3 वर्ष से 6 वर्ष के बालकों में राज्य सरकार का कर्तव्य होगा 3 से, ये धारा 11 में बताएगा, 3 से 6 वर्ष के बालकों की शिक्षा के लिए राज्य सरकार का कर्तव्य। तो 3 से 6 वर्ष के बालक होंगे, तो 3 से 6 वर्ष के बालक होंगे क्योंकि जो प्राइमरी या उच्च प्राथमिक विद्यालय होंगे और जो राज्य सरकार होगी वो व्यवस्था करेगी 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा क्या होगी, क्योंकि यह शिक्षा विद्यालय में नहीं दी जा सकती, क्योंकि विद्यालय में शिक्षा देने के लिए बालक की 6 से 14 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। क्लास वहाँ पर 1 से 8 तक है ना, बच्चा 6 से 14 वर्ष के एज के बीच में है ना, उसे कक्षा चाहिए। जो प्री प्राइमरी होगा और जो उसके लिए क्या होगा, आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, उसमें शिक्षा दी जाएगी। तो ये आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चा क्या 3 से 6 वर्ष के बालक जो है शिक्षा लेंगे, और वहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र में जो भी महिलाएं कार्यरत हैं उन बच्चों को शिक्षा देंगे, उनके पालक पोषण देखा जाएगा और उनकी स्वास्थ्य भी देखा जाएगा। तो हमने देखा 6 से 11 ये क्या थे, ये सेक्शन थे, और ये चैप्टर था थर्ड चैप्टर था, तीसरा अध्याय था, और धाराएं कौन सी थी 6 से 11 तक। तो सेक्शन 6 से 11 तक और थर्ड चैप्टर में बताया गया है RTE एक्ट 2009 में, जो अभी तक मैंने देखा। इसके बाद में स्टार्ट होती है धारा सेक्शन 4, और सेक्शन 4 में देखते हैं क्या है। तो धारा जो 3 थी, चैप्टर 3 था, चैप्टर 3 में मैंने देखा ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड पेरेंट्स। अब 4th में देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो 4th चैप्टर है, 4th चैप्टर में बताया गया रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर एंड पेरेंट्स। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स। तो उसकी सरकार टीचर एंड पेरेंट्स, ये चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 4 है। और इस चैप्टर 4 में जो है, इस चैप्टर का नाम क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर एंड पेरेंट्स। जो पेरेंट्स होंगे और अध्यापक होंगे, इनकी क्या जिम्मेदारी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। और ये बताया गया है सेक्शन 12 से लेकर के 28 तक। ये सेक्शन 12 से लेकर 28 तक है। देखते हैं 12 और जो सेक्शन 12 है इसमें क्या बताया गया। जो RTE एक्ट 2009 है, और इसमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर एंड पेरेंट्स है, इसमें बताया गया है कि जो 12 सेक्शन है इसमें बताया गया 25% जो सीटें होंगी, 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। तो अभी तक हमने बताया था कि जो हमारी RTE एक्ट है वहां पर बताया गया है कि शिक्षा जो हमारी रहेगी वो निःशुल्क ही रहेगी, लेकिन ये दे रखा 25% पदों पर निःशुल्क प्रवेश रहेगा। ये गवर्नमेंट स्कूल के लिए नहीं होगा, ये जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, तो प्राइवेट स्कूल होंगे तो प्राइवेट स्कूल के लिए लागू होगा कि 25% पदों पर निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। यदि ऐसा कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत वो स्कूल को पनिशमेंट दी जाएगी, और उस पनिशमेंट में राज्य सरकार और वहाँ के जो स्थानीय प्राधिकारी होंगे उस हिसाब से क्या है, उस हिसाब से दी जाएगी। इसके बाद दिया गया 25% पदों पर निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा, ये बताया गया धारा 12 में। इसके बाद देखते हैं धारा 13 में क्या बताया गया। 13 में बताया गया है कि प्रवेश शुल्क ना लेना, एडमिशन जो फी होती है प्रवेश शुल्क ना लेना।
प्राइवेट विद्यालय क्या होते हैं, प्रवेश शुल्क लेते हैं, एडमिशन शुल्क लेते हैं, एडमिशन फी लेते हैं। तो ये क्या होता है, आरटी एक्ट 2009 बताया गया कि कोई भी विद्यालय नहीं लेगा प्रवेश शुल्क नहीं लेगा। यदि कोई भी विद्यालय प्रवेश शुल्क ले रहा है तो उस पर क्या हो जाएगा, 25,000 का जुर्माना हो जाएगा। उस विद्यालय पर एक स्टूडेंट पे क्या हो जाएगा, 25,000 का जुर्माना हो जाएगा यदि वो विद्यालय प्रवेश शुल्क ले रहा है। ये धारा 13 में बताया गया। इसके बाद देखते हैं धारा 14। तो 12 में मैंने देखा कि 25% पदों पर क्या होगा, विद्यालय निःशुल्क प्रवेश देगा, कोई फीस नहीं लेगा। उसके बाद धारा 13 में देखा कि कोई भी विद्यालय प्रवेश शुल्क नहीं लेगा। इसके बाद धारा 13 में देखा कि धारा 13 में देखेंगे कि धारा 13 होगी, धारा 14 देखेंगे कि बिना आयु प्रमाण पत्र के प्रवेश न देना, बिना आयु प्रमाण पत्र के प्रवेश न देना, बिना आयु प्रमाण पत्र के बिना प्रवेश न देना। यदि गार्जियन के पास या विद्यार्थी के पास आयु प्रमाण पत्र नहीं है तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने व्यवस्था की है कि यदि किसी कारणवश तुम्हारे पास आयु प्रमाण पत्र बच्चे के पास नहीं है तो उसके लिए सरकार ने बताया गया कि तुम्हारे पास नहीं है तो 3 चीजें हो सकती हैं, इसमें से कोई उपलब्ध करा दो तो प्रवेश दे दिया जाए। नंबर 1, माता पिता द्वारा दिया गया शपथ पत्र। तो शपथ पत्र क्या होगा, माता पिता उस पर स्टाम्प पर लिख के दे दे कि ये हमारा बच्चा है, इस तारीख को जन्म लिया है और इस तारीख को जन्म लिया है, ऐसा ऐसा है। इसके बाद जो शपथ पत्र होगा तो मान लिया जाएगा बच्चे का आयु प्रमाण पत्र मान लिया जाएगा। यदि ये भी नहीं है तो जो अस्पताल में जिस अस्पताल में जन्म लिया है उसकी जो पर्ची होगी या रिसीविंग होगी वो दिखा दो, उससे क्या हो जाएगा, आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा क्या होगा, ये बच्चा आंगनबाड़ी में गया है, ये बच्चा आंगनबाड़ी में गया है तो वहां कोई पर्ची या वहां की कोई चीज है वो आप दिखा दें। तो ये आयु प्रमाण पत्र कहाँ होगा, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए होगा और कक्षा 1 से 8 तक के, कक्षा 1 से 8 तक के होगा। तो बिना आयु प्रमाण पत्र के क्या हो जाएगा, प्रवेश नहीं मिलेगा। यदि आयु प्रमाण पत्र नहीं है, इन तीनों चीजों में से कोई चीज उपलब्ध करा दे आप तो बच्चे को प्रवेश मिल जाएगा। तो हमने देखी ये धारा कौन सा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर एंड पेरेंट्स, ये 12 से लेकर 28 तक था। तो आज तक मैंने देखा 12 से लेकर के 14 तक देखा। तो जो नेक्स्ट बच रही हैं 15 से लेकर के 28 वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस यहीं तक, धन्यवाद।